Class 12 Rainbow Part 2 Prose Section Lesson 1 Indian Civilization and Culture Author महात्मा गांधी। पाठ के शुरुआत में लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। आइए इसका हिंदी रूपांतरण सुनते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, राजनीतिक नेता से अधिक वे एक आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा का ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य शस्त्रों के रूप में भारत में सफलतापूर्वक प्रयोग किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में मदद की। उन्होंने 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में पूर्णतः अपना प्रभुत्व बनाए रखा। वे 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों मारे गए। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ और उनके अनेकों लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे और भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए, उन्हें केवल एक वास्तविक विचारक के रूप में ही नहीं बल्कि मुहावरेदार अंग्रेजी के विशुद्ध स्वामी के रूप में भी उजागर करता है। दिए गए उदाहरण इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी भारतीय सभ्यता की गहरी नींव के बारे में बात करते हैं, जो समय के मार्ग पर सफलतापूर्वक खरी उतरी है। पश्चिमी सभ्यता, जिसकी प्रवृत्ति भौतिकत्व को विशेषाधिकार देने की है, भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती, जो नैतिकता को महत्व देती है। आइए अब पाठ का हिंदी रूपांतरण सुनते हैं। अनुच्छेद 1। मेरा विश्वास है जो सभ्यता भारत ने विकसित की है दुनिया में पराजित होने वाली नहीं है। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता। रोम चला गया, ग्रीस ने भी वैसे ही भाग्य का साझा किया। फायरों की शक्तियां छिन्न भिन्न हो गईं। जापान पश्चिमीकृत हो चुका है। चीन के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन भारत अब भी किसी न किसी प्रकार अपनी नींव से मजबूत है। यूरोप के लोग अपना पाठ ग्रीस या रोम के लोगों से सीखते हैं, जो अब उनके पूर्व के वैभव में मौजूद ही नहीं है। उनसे सीखने के प्रयास में यूरोपवासी यह कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है। अनुच्छेद 2। इन सब के बीच भारत स्थिर बचा हुआ है और यही उसका वैभव है। यह भारत के विरुद्ध एक आरोप है कि उसके लोग अत्यंत असभ्य, अबोध और मंदबुद्धि हैं कि उन्हें कोई परिवर्तन अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। यह वास्तव में हमारी योग्यता के विरुद्ध आरोप है, जो हमने जांचा है और अनुभव की कसौटी पर सही पाया है। उसे बदलने का साहस हम नहीं करते हैं।
कई अपने विचार भारत पर थोपते हैं और भारत स्थिर बना रहता है। यही इसकी सुंदरता है, यही हमारी आशा का मुख्य आधार है। अनुच्छेद 3। सभ्यता व्यवहार की वह रीति है जो मनुष्य को कर्तव्य का पथ दिखलाती है। कर्तव्य का निष्पादन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय शब्द हैं। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारी अभिलाषाओं पर काबू प्राप्त करना है। ऐसा करके हम स्वयं को जान पाते हैं। सभ्यता के गुजराती समरूप का अर्थ होता है अच्छा आचरण। अनुच्छेद 4। यदि यह परिभाषा सही हो तो भारत को, जैसा कि कई लेखकों ने दर्शाया है, किसी भी दूसरे से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है और यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। अनुच्छेद 5। हम यह देखते हैं कि मन एक चंचल पक्षी है। जितना अधिक इसे मिलता है उतना ही अधिक यह चाहता है और तब भी असंतुष्ट बना रहता है। हम अपनी इच्छाओं में जितना लिप्त होते हैं उतनी ही अधिक बेलगाम हमारी इच्छाएं होती जाती हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी तुष्टि की एक सीमा निर्धारित की। उन्होंने देखा कि खुशी व्यापक रूप से एक मानसिक स्थिति है। अनुच्छेद 6। एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से खुश नहीं होता क्योंकि वह अमीर है या दुखी नहीं होता क्योंकि वह गरीब है। अमीर व्यक्ति प्रायः दुखी देखे जाते हैं और गरीब खुश। लाखों हमेशा गरीब ही रहेंगे। यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से विरत किया। हमने वैसे ही हलों से काम चलाया है जैसे ये हजारों वर्षों पहले थे। हमने वैसी ही झोपड़ियाँ बनाई रखी हैं जैसी हमारे पास पूर्व के समय में थीं और हमारी स्वदेशी शिक्षा वैसी ही बनी हुई है जैसी पहले थी। हमारे पास जीवन को जंग लगाने वाली प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं थी। सभी अपने पेशे या व्यापार का अनुसरण करते और एक उचित मजदूरी लगाते थे। ऐसा नहीं था कि यंत्रों का आविष्कार कैसे किया जाए हम नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वज यह जानते थे कि हम अपना दिल ऐसी चीज़ों के पीछे लगा दें तो हम गुलाम बन जाएंगे और अपना चरित्र खो देंगे। इसलिए उन लोगों ने यथोचित विचार करने के बाद निर्णय लिया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकें। उन्होंने देखा कि हमारी सच्ची खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित प्रयोग में निहित है। अनुच्छेद 7। उन्होंने तर्कपूर्वक यह भी कहा कि बड़े शहर फंदा और व्यर्थ का बोझ हैं और लोग उनमें
खुश नहीं रहेंगे। वहाँ चोरों और डकैतों और वेश्याओं के गिरोह होंगे और दुराचार उनमें फले फूलेंगे और गरीब लोग अमीरों के द्वारा लूटे जाएंगे। इसलिए वे लोग छोटे गांवों से संतुष्ट थे। अनुच्छेद 8। उन्होंने देखा कि राजा और उनके तलवार नीति की तलवार के आगे तुच्छ थे और इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर के महाराजाओं को ऋषियों और फकीरों के आगे तुच्छ ठहराया। इस प्रकार के संविधान वाला एक राष्ट्र दूसरों से सीखने की अपेक्षा दूसरों को सिखाने के योग्य है। इस राष्ट्र में न्यायालय थे, वकील थे, डॉक्टर थे, लेकिन सभी अपनी सीमाओं में थे। सभी जानते थे कि ये पेशे विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं हैं और ये वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं थे। वे लोगों पर आश्रित समझे जाते थे, उनके स्वामी नहीं। न्याय स्वीकार्य रूप से उचित था। सामान्य नियम न्यायालयों से दूर रहने का था। लोगों को इनमें प्रलोभन देने के लिए कोई दलाल भी नहीं थे और यह बुराई भी केवल राजधानियों और उनके आसपास ही दिखती थी। आम लोग आत्मनिर्भरता पूर्वक रहते थे और अपने कृषि के पेशे में लगे हुए थे। उन्होंने वास्तविक स्वराज्य का आनंद उठाया। अनुच्छेद 9। भारतीय सभ्यता का वर्णन जैसा मेरे द्वारा किया गया है वैसा ही वर्णन इसके समर्थकों द्वारा भी किया गया है। न ही दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा है और न ही कोई ऐसी सभ्यता है जहाँ के सभी लोगों ने पूर्णता प्राप्त की हो। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को महत्व देने की है और पश्चिमी सभ्यता की अनैतिकता को प्रचारित करने की। पश्चिमी सभ्यता ईश्वर विहीन है। भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। इस सभ्यता के प्रति इतनी समझ और इतना विश्वास है कि यह भारत के हर प्रेमी को पुरानी भारतीय सभ्यता से इस प्रकार चिपके रहने के लिए मजबूर करता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है। अनुच्छेद 10। मैं पश्चिम से नफरत करने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं पश्चिम का आभारी हूँ, क्योंकि मैंने कई चीज़ें पश्चिमी साहित्य से सीखी हैं। मैं पश्चिमी सभ्यता का यह शिक्षा देने के लिए भी आभारी हूँ कि यदि मैं भारत को उसकी अधिकतम ऊंचाई तक उठने देना चाहता हूँ, तो मुझे अपने देशवासियों से स्पष्ट रूप से यह अवश्य कहना चाहिए कि आधुनिक सभ्यता के वर्षानुवर्ष के अनुभव के बाद मैंने इससे एक पाठ सीखा है और वह यह है कि
हमें आधुनिक सभ्यता से हर कीमत पर अवश्य दूर रहना चाहिए। अनुच्छेद 11। आधुनिक सभ्यता क्या है? यह द्रव्य की पूजा है। यह हमारे अंदर के पशु की पूजा है। यह विशुद्ध भौतिकवाद है और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है यदि यह प्रत्येक कदम पर भौतिक सभ्यता के विजय की ना सोचे। अनुच्छेद 12। दो सभ्यताओं के गुणों को तोलना यदि व्यर्थ नहीं है तो शायद यह अनावश्यक है। कदाचित पश्चिम ने ऐसी सभ्यता विकसित की है जो इसके जलवायु और परिवेश के अनुरूप है और इसी प्रकार से हमारी परिस्थितियों के अनुरूप हमारी एक सभ्यता है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं। अनुच्छेद 13। आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट लक्षण है मानवीय इच्छाओं की अनिश्चित बहुलता। प्राचीन सभ्यता का लक्षण है इन इच्छाओं पर अनिवार्य प्रतिबंध और एक सख्त विनियमन। आधुनिक या पश्चिमी असंतोष वास्तव में परलोक में और इसी कारण दिव्यता में भी दृढ़ विश्वास की कमी के कारण उत्पन्न होता है। प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम प्रायः हमारे न चाहने पर भी परलोक में और दिव्य शक्ति के अस्तित्व में विश्वास से उत्पन्न होता है। अनुच्छेद 14। आधुनिक आविष्कारों के तत्काल के कुछ शानदार परिणाम इतना पागल करने वाले हैं कि इनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे किसी तरह का संदेह नहीं है कि मनुष्य की विजय इसी प्रतिरोध में है। हम स्थायी अच्छाई के बदले क्षणिक सुख को बदलकर लेने वाले खतरे की स्थिति में हैं। अनुच्छेद 15। जैसे पश्चिम में उन्होंने भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में अनोखे खोज किए हैं, उसी प्रकार हिंदुत्व ने उससे भी अधिक अनोखे खोज धर्म, भावना और आत्मा के क्षेत्र में किए हैं। अनुच्छेद 16। लेकिन हमारे पास इन महान और उत्कृष्ट खोजों को देखने के लिए नेत्र नहीं हैं। हमारी आँखें भौतिक विकास जो पश्चिमी विज्ञान ने किया है से चकाचौंध है। मैं उस विकास से आकृष्ट नहीं हूँ। वास्तव में अधिकतर ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को उन रास्तों पर विकास करने से रोका है ताकि यह भौतिकवाद के आक्रमण को रोकने के इसके विशेष मिशन को पूरा कर सके। अनुच्छेद 17। आखिरकार
हिंदुत्व में ऐसा कुछ है जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। इसने बेबीलोन, सीरिया और मिस्र की सभ्यताओं के पतन को देखा है। अपने चारों ओर नज़र डालिए, कहाँ है रोम और कहाँ है यूनान? क्या आज आप कहीं भी गिबॉन की इटली को ढूंढ सकते हैं या प्राचीन रोम को ढूंढ सकते हैं, चूँकि रोम ही इटली था। अनुच्छेद 18। यूनान जाइए, कहाँ है विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यता? फिर भारत आकर सबसे प्राचीनतम अभिलेखों को पढ़िए और फिर अपने चारों ओर देखिए और आप विवश हो जाएंगे यह कहने के लिए, हाँ, मैं यहाँ प्राचीन भारत को अब भी जीवित देख पाता हूँ। अनुच्छेद 19। सच में यहाँ बेकार के ढेर थे, वो भी इधर उधर फैले, लेकिन उनके नीचे प्रचुर खजाना दबा पड़ा है और इसके बचे रहने का कारण यह है कि हिंदुत्व ने अपने समक्ष जो लक्ष्य स्थापित किया है वह भौतिक विकास का नहीं, आध्यात्मिक विकास का था। अनुच्छेद 20। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज इच्छाओं की बहुलता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इच्छाओं को प्रतिबंधित करने पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 21। बेशक यूरोपीय सभ्यता यूरोपवासियों के अनुरूप है, परंतु हमने इसका नकल करने का प्रयत्न किया तो यह भारत के लिए तबाही साबित होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि हम वह अपना और आत्मसात नहीं कर सकते जो भी हमारे लिए अच्छा हो और आत्मसात करने योग्य हो। साथ ही इसका यह भी अर्थ नहीं है कि यूरोपवासियों को उन बुराइयों से दूर नहीं होना होगा जो भी बुराइयां उनमें प्रवेश कर चुकी हैं। अनुच्छेद 22। भौतिक सुविधाओं की निरंतर खोज और उनकी बहुलता ऐसी ही बुराइयां हैं और मैं यह जोरदार रूप से कह सकता हूं कि यूरोपवासियों को स्वयं उनके दृष्टिकोण को बदलना होगा। यदि वे सुविधाओं जिनके वे गुलाम बन रहे हैं के बोझ तले नष्ट नहीं होना चाहते। हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन मैं यह जानता हूँ भारत के लिए सुनहरे धागे के पीछे भागना मृत्यु को निश्चित निमंत्रण देने के समान है। हम एक पश्चिमी दार्शनिक के सिद्धांत, सादा जीवन और उच्च विचार को अपने दिल में उतार लें। आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन स्तर नहीं हो सकता है और हम कुछ लोग जो जनता के बारे में सोचने का ढोंग करते हैं उच्च जीवन स्तर के व्यर्थ की खोज और उच्च विचार के खोने के खतरों को मोले हुए हैं। अनुच्छेद 23।
सभ्यता इस शब्द का वास्तविक तात्पर्य इच्छाओं की बहुलता में नहीं, बल्कि इच्छाओं पर सोच समझकर और स्वैच्छिक रूप से लगाए गए प्रतिबंध में निहित है। एकमात्र यही संतुष्टि, वास्तविक खुशी और सेवा की क्षमता को बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 24 एक निश्चित स्तर तक भौतिक समरसता तथा आराम आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित स्तर के ऊपर यह सहायता के बदले बाधा बन जाता है। इसलिए इच्छाओं को असीमित संख्या में उत्पन्न करना तथा उन्हें संतुष्ट करने का आदर्श भ्रम और जाल प्रतीत होता है। किसी की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, यहाँ तक कि किसी के बौद्धिक आवश्यकताओं की संतुष्टि का एक निश्चित अंतिम बिंदु अवश्य होना चाहिए, इससे पहले कि यह भौतिक और बौद्धिक विलासिता में बदल जाए। एक व्यक्ति को अपनी भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को अवश्य इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वे उसे मानवता की सेवा, जिसमें उसकी पूरी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए, में बाधा न पहुंचाए।